नाज़रीन, ऑपोजिशन इत्तेहाद का तवील इजलास हुआ जिसमें कोई नया फैसला ना हो सका, बल्कि जो फैसले पहले किए गए थे वो भी वापस ले लिए गए। यानी ऑपोजिशन ने 26 मार्च को जो लॉन्ग मार्च करना था वो तक मुलतवी कर दिया गया। 26 मार्च से पहले जो इस्तीफे देने थे उनकी भी कोई तारीख नहीं दी गई, और इसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती। जबकि दीगर ऑपोजिशन जमातों ने इस्तीफों के लिए दबाव डाला तो पीपल्स पार्टी ने कहा हतमी जवाब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद दिया जाएगा। तवील इजलास के बाद जब रहनुमा मीडिया को आगाह करने के लिए आए तो भी चेहरों पर तलखी आया थी। मौलाना फजलुर रहमान ने मुख्तसर सा बयान दिया और स्टेज छोड़कर चले गए। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम PDM को अपने फैसले से आगाह करेंगे और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। जिस इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली तय की जानी थी, इस इजलास में शामिल एक जमात दूसरों को टफ टाइम देती नजर आई है। ऑपोजिशन इत्तेहाद को अपने अंदर ही ऑपोजिशन का सामना रहा। आसिफ जरदारी ने इस्तीफों को नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिया। आसिफ जरदारी ने कहा पहले नवाज शरीफ वतन वापस आए फिर इस्तीफों की बात करें। मरियम नवाज ने जवाब दिया नैब की तहवील में नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा है। आसिफ जरदारी ने कहा हमने सेनेट इंतखाबात लड़े और सेनेटर इसहाक डार वोट डालने नहीं आए, लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। मरियम नवाज ने जवाब दिया मेरे वालिद को जेल में 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है। आसिफ जरदारी ने कहा मैंने जिंदगी के 14 साल जेल में गुजारे हैं। उन्होंने ये कहा साहब आप भी तशरीफ लाएं, बाकी सब लोग भी आए, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियाँ साहब को वापस लाना उनकी जिंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। नाज़रीन, ये तमाम गुफ्तगू इस्लामाबाद में ऑपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में हुई जिसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान ने की, जबकि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और ऑपोजिशन की दीगर जमातों की क़यादत भी इस इजलास में शरीक हुई। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास के दौरान इस्तीफों और लॉन्ग मार्च से मुतालिक तजावीज़ पेश की गई। आसिफ जरदारी ने कहा जब 1986 और 2007 में बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई थी तो हमने पूरे मुल्क को मोबिलाइज किया था, हमें लॉन्ग मार्च की ऐसे ही मंसूबाबंदी दोबारा करना होगी। आसिफ जरदारी ने कहा मुझे इस्टेब्लिशमेंट का कोई डर नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जद्दोजहद ज़ाती अनात की बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे हमारी राहें जुदा होंगी। कैसे राहें जुदा हो सकती, फैसले कौन कर रहा है? जरदारी साहब ने किसको तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ज़ाती अनाद की बुनियाद पर ना फैसले किए जाएं? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नून लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब। मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल एक अलहदा किनारे पे खड़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन मुझे ये बताएं सर, आखिर आपको पीपल्स पार्टी की ऐसी जरूरत है ही क्या? आपके पास भी अच्छी खासी सीट्स हैं जिनके साथ अगर आप इस्तीफा देते हैं, मैं बाकी 9 जमातों की बात कर रहा हूं, अगर आप लोग इस्तीफा देते हैं तो फिर आप काफी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं हुकूमत के लिए। तो पीपल्स पार्टी को एक तरफ रख के आप इस्तीफा दें, अपने लब्बैक कहें जो आपके लीडर कह रहे हैं। अली हैदर, शुक्रिया। 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है हमें किसी जमात की नीयत पर कोई शक नहीं है, हमें सब पर एतमाद है। वजह यह है कि तमाम जमातें 11 की 11 जो PDM का हिस्सा हैं, सब ने मुख्तलिफ वक्तों में इस निज़ाम के लिए, इस आइन कानून की बालादस्ती के लिए जदोजहद की हैं और मुसीबतें उठाई हुई हैं, जेलें काटी हुई हैं, लोगों ने लाशें उठाई हुई हैं, लोगों ने हाईजैकर खुद को कहलवाया। ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। अब आ जाएं जो आज के हवाले से बात है, तो अगर हुकूमत वक्त इस बात पर खुश है, आज जिस तरह मैं मुख्तलिफ चैनल्स पर सुन रहा हूँ, तो मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर महंगाई ख़त्म हो गई, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी का किसी हद तक खात्मा हो गया, पाकिस्तान श्रीलंका के अलावा दुनिया के किसी मुल्क ने आपको बुला लिया कि आएँ कश्मीर का मसला जो है हम बैठकर हल करते हैं, जिस पर ये खुश हों
खुदा के लिए हम तो जो अच्छा, आज मियां साहब एक बात कर रहे बताएं हैं सर, ये उस अवाम की आप मुझसे जद्दोजहद है। ज्यादा सियासी बसीरत रखने वाले हैं, आप सियासत को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। सिर्फ मुझे एक वजह बताएं आप कि पीपल्स पार्टी क्यों इस्तीफा दे, मतलब इस्तीफा देने के बाद अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं फर्ज करें, तब भी पीपल्स पार्टी की जो बाउंड्री है वो सिंध तक ही रहेगी ना सर, जो अभी भी है। तो मुझे बताएं आप जो है वो पीपल्स पार्टी पे क्यों एतबार करेंगे, जबकि 2018 से पहले आपको याद होगा बलूचिस्तान गवर्नमेंट गिरवाने वाले जरदारी साहब, सेनेट इलेक्शन में संजरानी को जितवाने वाले जरदारी साहब इसी पीटीआई के साथ मिलकर, जिसके साथ आज आप खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। तो आपका उन पर यकीन करना समझ में नहीं आता। दूसरा यह कि वो कुर्बानी दे क्यों जब उनको मिलेगा कुछ नहीं। सियासत तो हिस्से की जंग होती है ना। नहीं नहीं, अगर अली हैदर मुझे इजाज़त दें तो सारी कोशिश या काविशें या जदोजहद जो होती है वो खाली इक़्तिदार हासिल करने के लिए अली हैदर हर वक्त नहीं होती। सूरत हाल ये है, हाँ ठीक है, हुकूमत के में आने के बाद आप अपनी जो जमात आती है वो अपनी मंशूर पर अमल करती है, लोगों को रिलीफ देने के लिए कोशिश करती है, ये अपनी जगह। मगर आज जो जदोजहद है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, वो 73 सालों की वो खामियां, वो मसाइल, उनके हल की एक जदोजहद है जो हमने 73 सालों में पाली हैं, चीज़ें खामियां पाली हैं। हम ये कहते हैं कि 50% पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो निज़ाम उस निज़ाम या उस आइन पर अमलदारी से हो सकते हैं जो आपने बांग्लादेश, जिसको आप कल तक बोझ समझते थे, वो आपसे अलग हुआ तो आपसे आगे है, मुस्तहकम है। आप ये देखें कि अफगानिस्तान जहां आज भी जंग लड़ी हुई है, साहब देखें, हमने मान लिया कि आज आप नजरियाती हो गए, मैंने ये मान लिया कि आज मियां साहब भी नजरियाती हो गए। आप कह रहे हैं इक्तदार की जंग नहीं है जी, नजरियात की बात है, मान लिया। सर ये जरूरी तो नहीं है कि जरदारी साहब भी नजरियाती हों, और आपने माजी में देखा भी है, आप सिंध गवर्नमेंट के हवाले से आप खुद कहा करते थे कि पेट फाड़ के निकालेंगे, आप खुद कहा करते थे कि जरदारी साहब ने पीठ में छुरा घोंपा, आप ही गिलानी साहब के खिलाफ गए थे। तो सर वो तो नजरियाती शायद ना हुए हो, आप भले हो गए हो सर, जरूरी थी कि वो भी वैसे ही सोचे। नहीं 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 अली हैदर, इस पर भी मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि देखें, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ जमातें जो इक़्तिदार में रहीं वो गलतियां करती रहीं, और गलतियां करती रहीं तो आज इस अंजाम को हम पहुंचे हैं। अगर सियासी जमातें एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल ना करती या एक दूसरे की टांगें ना खींचती तो ये यकीनन आज की सूरत हाल जो जिससे दो चार हैं हम, ये कभी ना होती। तो आज फिर मैं वही बात करूंगा कि देखें अली हैदर, जब भी कोई सही सिमत को जाए, सही काम करने की कोशिश करे, तो उसको ये ताना नहीं देना चाहिए कि आपने फलां वक्त तो ये बात कही थी। आज मुझे ये बताएं कि जो जद्दोजहद अली हैदर आप बता दें कि अगर आप छोड़ दें हुकूमत वक्त गिरती है नहीं गिरती, या अपोजिशन क्या अचीव करती है या नहीं करती, मुझे सिर्फ ये बता दें कि हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होती है। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है अवाम को रिलीफ देना और रियासत को इस्तेहकाम देना। मगर अपोजिशन जो होती है वो गलतियों की निशानदेही करती है किसी भी हुकूमत वक्त की। देखिए मैं ताना नहीं दे रहा था, मैं ये कह रहा हूँ ट्रस्ट डेफिसिट है ना आपके दरमियान, पीपल्स पार्टी के दरमियान। सर मुझे ये बताइएगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था एतबार नहीं कर सकते जरदारी साहब से, जरदारी साहब ने कहा हुआ है मियां साहब पे एतबार नहीं कर सकते। आज आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्लोगन आपने उठाया हुआ सर। एक टाइम था जरदारी साहब ने कहा था ईंट से ईंट बजा देंगे, तब जरदारी साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट के स्लोगन को उठा रहे थे, आपने साथ नहीं दिया था। जरदारी साहब को 2 साल पाकिस्तान से बाहर गुजारने पड़े, अब वो आप पे एतबार क्यों करे? मसला तो सर ट्रस्ट डेफिसिट का है सर, जो आज भी कायम है। नहीं नहीं अली हैदर, हमें अपनी रियासत पाकिस्तान को महफूज करना है। हमें ये नहीं देखना कि किस वक्त किसने मेरे मुतल्लिक बात की थी या मैंने किसी के मुतल्लिक क्या कहा था। हमें आज ज़रूरत है कि अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ें। हम ये चाहते हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर आइन कानून की अमलदारी जो है वो कम रही है आज और दूसरा मैं ये कहूं, हमारी किसी से जंग नहीं है,
हमारी एक जद्दोजहद है आइन कानून के लिए, हमारी जद्दोजहद है पाकिस्तान को आगे लेकर चलने की। उसमें मुझे ये बताएं कि आपसे अगर गलती हो सकती है तो मैं आपके चैनल को बुरा भला नहीं कहूंगा, मैं ये आपसे शिकवा जरूर करूंगा कि अली हैदर आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। मगर मैं ये अगर ये कह दूं कि सारा का सारा आपका ग्रुप जो है वो गलत है, तो ये बात मुनासिब नहीं है। और इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी जो लोग हैं वो मेरे और आपके भाई बहन हैं। याददाश्त मजबूत है, मुझे बताएं आपसे आखिरी गलती कब हुई? मुझे याद है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपके मुंह से पहले सुनना चाहूंगा आखिरी गलती आपसे कब हुई? देखें अली हैदर, मैं इंसान हूं, मुझसे आज भी गलती हो सकती है। मैं इंसान हूं, मैं अपनी गलतियों की तलाफी करने की कोशिश करता हूं। बतौर इंसान क्या आप भी ये सोचते हैं? अब आ जाए, दूसरा मैं आपको ये गुजारिश करता जाऊं कि अली हैदर, मुझे सिर्फ आप अपनी दयानतदारी से बताओ कि क्या हम श्रीलंका जाकर ही खुश होंगे कि हमें उन्होंने बुलाया और पूरी दुनिया में कोई आपको बड़ी रियासत जो है आपको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है? हम तन्हा होकर रह गए हैं। किस मुंह से आने वाली नस्लों को ये पाकिस्तान दे के जाएंगे हम? खुदा का खौफ करें, सर ये ना सोचें। मैंने भी पढ़ा आज, वो आप ठीक कह रहे हैं मियां साहब, लेकिन देखिए मैं बताता हूं सर आपको, सर 2018 का इलेक्शन आपके बकौल चुराया गया। आपने कहा इसके पीछे सिलेक्टर्स हैं, आपने कहा ये सिलेक्टेड है। उसके बाद जो आखिरी गलती की मैं बात कर रहा था सर, उसके बाद आपने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के को आपने वोट दिया, और वोट भी कैसे दिया कि लंदन से ऑर्डर आया। ख्वाजा साहब कहते हैं हमें सिर्फ ऑर्डर आया और वो आपने वोट दिया, और उसके बाद फिर आपने जलसों जुलूसों के अंदर बाकायदा इदारों के सरबराहान के नाम भी लिए और कहा कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ आज हो रहा है इन लोगों की वजह से हो रहा है। सर इस हिपोक्रेसी को मैं क्या कहूं, जिसको मैंने कहा था आखिरी गलती? तो फिर मुझे बताइए, इक़्तिदार की जंग नहीं है तो और क्या है सर? इस पे अली हैदर इजाजत है, मैं अली हैदर आपकी खिदमत में यह गुजारिश करूंगा कि इसको इस तनाजर में ना लिया जाए जिस तनाजर में आप बयान फरमा रहे हैं। मैं आपको कहता हूं कि ये एक आईनी हुक्म था जिसको दूर करने के लिए वोट दिया गया। अब आप उसको किसी तरीके से किससे जोड़ना चाहते हैं वो अलग बात है, मगर फिर भी इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर के पास था। अगर प्राइम मिनिस्टर आज भी इख्तियार और पहले भी प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार होता है कि वो एक्सटेंशन दे सर, जब आपने वोट नहीं देना होता ना सर, तो आप फेटअप पे भी वोट नहीं देते। हाँ, आ जाए फेटअप पे। आप मुझे ये बताएं, नहीं, जब आपने नहीं देना होता, जो कानून इन्होंने बनाया उसकी डिमांड पूरी दुनिया में इस तरह थी। जब हम आपको कहते हैं कि भाई हम अपने घर को दुरुस्त करें, तो उस वक्त तो हमें आप कहते हैं कि आप गद्दार हैं, और जब आप पर पाबंदियां लगती हैं तो फिर आप कहते हैं कि हर वो काम कर जाएं जिसकी डिमांड भी ना की गई हो। तो इसलिए मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि फैटअप हमारी पाकिस्तानी कौम का रियासत का इशू है। गलत तौर पर हमें ग्रे लिस्ट में लाया गया है, हमें गलत तौर पर धमकाया जा रहा है कि ब्लैक लिस्ट में लेकर आए जाएंगे। इस पर हमारा किसी तौर पर भी कोई बात, कोई मुतालबा नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, मगर ये जो किया जा रहा है प्रेशर में आकर, ये पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ किया जा रहा है। टॉपिक फैटअप नहीं था, टॉपिक तो पीडिया मैच, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल साइड की है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफी तज़किया जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये जो पीडीएम की नैया है, इसमें पहले छोटे छोटे सुराख तो थे, कोई बहुत बड़ा सुराख नहीं हो गया आज जो इजलास हुआ उसके बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, आपने सुना होगा खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी पूछल के बगैर। दूसरी कहावत है, सारी रात रोंदे रहे मोया कोई भी नहीं। एक मैं अभी आपकी गुफ्तगू सुन रहा था मतलब जे साहब से मुताबिक, मुझे बताएं, जो कह रहे हैं ये इक़्तिदार की जंग नहीं, एनआरओ लेने की जंग नहीं, तो पीडीएम का इत्तेहाद बुनियाद क्या थी इसकी? ये कहते हैं अक्सर पॉलिटिशियन काबिल एहतराम कि माजी की गलतियों की बात ना करे, और दुनिया में ये कौन सा तरीका है किसी को भी परखने का? उसका माजी और हाल दे के प्रेडिक्शन करते हैं, उसके फ्यूचर की गैप का इल्म तो अल्लाह के पास है। अगर ये बात जरदारी साहब ने कहा था नवाज शरीफ नासूर है, और बिलावल साहब ने कहा था कि ये इसको वोट देना है, मोदी को वोट देना है,
ये गलती नहीं है, ब्लंडर है। हर गलती की सजा होती है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ बनती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उसकी चोट डाके फ्रॉड सारे जायज हो जाए। ये किसी दीन की किताब में नहीं लिखा। दुनिया अगर लिखा तो मुझे बताए। अगर एक आदमी 50 डाके मार रहा है और एक किसी जाके गरीब को खाना खिला देता है तो उसके डाके 50 में जायज कह दूं? मैं कहूं उसने बहुत अच्छा काम किया था, उसको उसकी सजा मिलेगी, नेकी उसकी अपने रब के तरफ होगी। तो आज आसिफ अली जरदारी साहब, मैंने जब पीडीएम बनी थी तो खबर ब्रेक की थी, मुझे एक नून लीग के लोग ने बड़ा शिकवा किया। मैं कहा जी मैं शर्त तो नहीं लगाता है कि कप चाय का है, वो साबिक वजीर है नून लीग के। आज उन्होंने फोन आया तो उन्होंने कहा आप चाय जीत के। मैंने कहा था शर्त लगा लें, आसिफ अली जरदारी साहब ना लॉन्ग मार्च करेंगे ना ही इस्तीफे देंगे। ये मैंने उन्हें एक चाय का लग गया था। आसिफ अली जरदारी ने आज जो स्मार्ट मूवमेंट किया मैं मान गया हूं। उन्होंने पीडीएम का जनाजा नवाज शरीफ के हाथों खुद बनवाया है। आप देखें, उन्होंने नहीं कहा आप क्या समझ पाए हैं उनके इस दाव से? यार जिस बंदे को 14 साल आपने कैद रखा हो, जिस बंदे ने कहा हो ईंट से ईंट बजा दूंगा, अगले दिन आपकी अपॉइंटमेंट सरकारी हो तो कैंसिल हो जाए, जिसकी जुबान काटने से पहले वो आप अमल करने चाहो जो मैं टीवी पे भी नहीं बता सकता, वो कैसे बार बार तो आपका एतबार करेगा? अनबिलीवेबल है। आप कैसे बात कह सकते हैं कि वो नवाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी एतबार कर ले, जिसकी जुबान काटने से पहले पता नहीं क्या किया गया था, जिसकी बीवी और सास के बारे में गलीज तस्वीरें मोहतरमा शहीद बेनज़ीर की नीचे फेंकी गई थी, जिसकी 2 दफ़ा हुकूमत गिराई गई थी, जिसको आपने 10% कहा था, जिसके गले में आपने पटा डाल के घसीटना था, आज उसी के दर पे उसने लाड़काना बुलाया, मज़ार पे आपसे सजदा भी कराया, आपसे फूल भी बंटवाए, और आपकी शिकस्त आपके हाथों की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफे नहीं दूंगा, जरा नोट करें अली, वो 10 दफ़ा सुने। और उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च भी करूंगा। एक शर्त है कि नवाज शरीफ खुद आए, आके लीड करे, कट्ठे जेलों में जाएंगे, कट्ठे मारे खाएंगे, कट्ठे हमने काम करेंगे। तो भागा कौन अब इससे? मरियम साहबा ने कहा जी मुझे मेरे बाप को खतरा है, मैं और आप इंसान नहीं है, जरदारी नवाज शरीफ से ज्यादा बीमार है, खुद जिंदगी की इमानत अल्लाह के अलावा बता कौन सकता, सिक्योरिटी कौन दे सकता है? चलते फिरते मुझे अब रब ले जाए, कोई नहीं दे सकता। यार ये कैसे है कि उससे जरदारी साहब से उनकी अपने वालिद की जिंदगी की गारंटी मांग रहे हैं? दुनिया में कोई गारंटी? आज नवाज शरीफ ने पीडीएम को दफन किया है ना आके, क्योंकि जरदारी ने गेंद उनकी कोर्ट में फेंक दिया था, आप आए, हम इस्तीफे भी देंगे और हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, जेल में भी जाएंगे, कैदे भी काटेंगे। एंड पे एक मरियम ने सवाल किया, आखिर पुराना जहर आएगा, चंद दिन हैं, इससे बड़ी लंबी एक इनकी हिस्ट्री है। मरियम ने कहा किसी के बाप की भी जरूरत नहीं कि नवाज शरीफ को वापस बुलाने का खे। वो मुझे कहा उन्होंने, मैंने तो मुतालबा नहीं किया, अली हैदर ने तो नहीं किया, इमरान खान ने तो नहीं किया, ये तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा। Exactly. अभी तो दाए इश्क है, देखिए आगे आगे होता है क्या। आज उन्होंने इनको इन्हीं के एहतराम से इख्तिलाफ राय की गुस्ताखी कि नया फैसला कोई नहीं हुआ। वो नहीं भाई, वो पुराने मुर्दे पुराने गोरखंड थे, पहले ये निकले इमरान खान से, खुद कह रहे थे कि इस्तीफे देंगे, ये असम्बली नहीं मानते, जाली है, सिलेक्टर भी जाली है, सिलेक्टेड भी जाली है। फिर उन्होंने कहा खुद इस्तीफे देंगे, फिर इन्होंने इमरान खान से इस्तीफा मांगा, फिर इन्होंने हर जलसे जुलूस किए, फिर कहा हर इतवार को जिले सतह पर एहतजाज करेंगे, फिर इन्होंने कहा ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, और 1000 दफ़ा का इस हुकूमत को भेजेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे और इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। एक आज ही तो असल फैसला किया है, अच्छा जी ना खेडांगे ना खेडन देंगे, असी नहीं, आज लॉन्ग मार्च ही मुलतवी कर दिया। और मौलाना फजलुर ऐसे नाराज होके गए जैसे बच्चा बचपन में जिसको बैठ दो और पहली गेंद पे बोर्ड हो जाए ना, वो कहे नहीं भाजी मैंने एक और वारी दियो, वो वारी ना दो, कहे नहीं यार ये अंपायर का तरीका नहीं है, और नहीं भाजी मैं नहीं इन्नी उम्र हो गई क्रिकेट खेड दिया, मैं 50 दफ़ा कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा, तो वो बल्ला छोड़ के भाग जाए। आज मौलाना साहब को आपने देखा है वो किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस खदूरी छोड़ के गए हैं, ये वो नवाज शरीफ के खिलाफ गए हैं, क्योंकि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ की कोर्ट में गेंद फेंक दिया था। दूसरा, ये सारे कहते हैं महंगाई महंगाई,
मुझे वो अली हैदर वो हुक्मरान बता दे जब वो मुल्क का उसने इक़्तिदार संभाला हो, मुल्क का कर्जा कम हुआ उसका नुकसान ज्यादा हुआ हो। हर नवाज शरीफ 3 दफा आया तो अरबों गुना उसकी प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ। हाँ, पाकिस्तान हर बंदा लाखों गुना मकरूज हुआ। कोई एक हक में वक्त बताए, पीपल्स पार्टी 3 दफा आई, नून आई, इनके अपने असासे कम हुई हैं और मुल्क तरक्की किया। यहाँ डाकू लुटेरों की इकॉनमी बेहतर हो सकती है जहाँ 20 करोड़ आवाम की एक वक्त में दोनों इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि गरीबों का हक। जरदारी साहब का जो मकसद है वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब को वापस लाना तो नहीं होगा ना, ये तो उन्होंने उनके कोर्ट में बॉल फेंकी है। जरदारी साहब क्या सोच क्या रहे होंगे, वो देख क्या रहे हैं आगे, वो करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, जरदारी साहब की डील हो चुकी है मेरी इतला के मुताबिक। पाकिस्तान में एनआरओ तो होता नहीं, लेकिन होता तो कोई मानता नहीं। अच्छा, आप जब से एपीसी बनी है, अली हैदर अपने प्रोड्यूसर या रिसर्चर से कहे कि रिकॉर्ड निकाले, पीपल्स पार्टी का एक शख्स भी गिरफ्तार नहीं हुआ, नॉट ए सिंगल। ईमन का खुर्शीद शाह साहब उस एपीसी से पहले बने हुए हैं। कैप्टन सफदर के ब्रांड निकले, मरियम के निकले, शाहिद हकान के वासी के निकले, शहबाज शरीफ, हमजा, ये सब रेस्ट हुए। पीपल्स पार्टी का एक बंदा भी गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या जो अरबों खरबों रुपए के इल्जाम थे जरदारी के बेनामी अकाउंट पे, खरबों रुपए के, फलूदे वाले के, बैंक वाले के, वो सारे नेक हो गए? ये डील का हिस्सा और क्या मेरे भाई? इसमें सब बिकता है जो दिखता ये है। डील इमरान खान साहब को हटके हुई है, उनको साइडलाइन करके हुई है सर, या वो उसमें शामिल है? देखें जी, अगर वो शामिल नहीं है, एफआईए उनके पास है। ये तो एफआईए ने केस बनाया था बेनामी अकाउंट का, उसके बाद साकिब निसार ने जेआईडी बनाई। एफआईए को एक्टिव कर ले। फेडरल इन्वेस्टिगेशन वफाकी हुकूमत के मतहत आती है। अली हैदर साहब इन्होंने बहुत कौम को चूना लगा लिया ना। ये इक़्तिदार से चिमटे रहने की लड़ाई है और इक़्तिदार को छीनने की लड़ाई है। इसमें 20 करोड़ आवाम मैटर नहीं करती। जो बंदा 5 करोड़ की गाड़ी में आए, 2 अरब के घर में रहे, हैंड बैग उसने खातून ने या बंदे ने पहना हो, हैंड बैग 50 लाख का हो, और कहे कि मुझे गरीब की गुर्बत बड़ी सताती है, मुझे इनकी भूख बड़ी याद आती है। यार, इनसे अली हैदर आप अपने जख्म ढूंढ रहे हो, खुदा का वास्ता है, आप तो पढ़े लिखे साहिब इल्म हो। इन सब से ये जो आज 3-4 इक़्तिदार वाले थे, आप इनकी प्रॉपर्टी बता दें दुनिया में कितनी है तो मैं आपको उस्ताद मान लूंगा। इनका गरीबों से तल्लक क्या है, इनका गरीबों से रिश्ता क्या है? और जो बंदा 3 दफा इक़्तिदार में रहे, एक हस्पताल ना बना सके, वो और वो अब देखे ना, यहाँ तो नून पीपल्स पार्टी पीटीआई की लीडरशिप आए, कहे पिछले 13 साल सिंध में दूध की नदियां बैठी हैं, 1% भी करप्शन नहीं हुई, तो मैं कहूंगा ठीक है, फिर कहे ना आके। मैं तो नहीं कह सकता ये। भट्टी साहब, वो मैं अब आगे सेगमेंट करने जा रहा हूं, लेकिन वो मैं बताऊंगा कि एक बच्चा मर गया बेचारा, बल्कि वो मरा इस वजह से कि उसको एम्बुलेंस नहीं मिली। सिंध की बात अभी कर रहा हूं सर। उसको माँ बाप रेडी पर रख के लेकर गए और वापसी पर जब उसकी लाश लानी थी तब भी एम्बुलेंस नहीं मिली, तब भी रेडी पर रख के लेके आए। मैं बात करूंगा उस पर, सिंध का हाल है। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि अब क्या नून लीग पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफे देगी? इतना जिगरा है इनका बाकी 9 जमातों का कि ये इस्तीफे दे दें पीपल्स पार्टी के बगैर? 9 जमातों के पल्ले है क्या? पहली नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना के पास 4-5 और बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जिसका एक भी रुकन असम्बली नहीं है। असल बात है, नून लीग तो दूर की बात, मैं कह रहा हूँ मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब ही इस्तीफे नहीं देंगे। हमजा शहबाज साहब, और आज तो आप देखें हमजा साहब की ज़मानत हुए 15 दिन से ज़्यादा हो गए, आज वो पीडीएम के जलसे में नहीं आए। मरियम नवाज साहबा की पैदाइश हुई है जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो सोशल मीडिया सेल बनाया गया। जब नवाज शरीफ मुशर्रफ से डील कर गए थे तो हमजा तब भी इधर रहे थे। 2008 से 18 तक नून लीग की हुकूमत थी, अमरन हमजा शहबाज चलाते रहे। मुझे बता दें, ये घर में एक पेज पे सियासी 11 जमातें छोड़ दे, आपको जो मरियम और नवाज शरीफ का नैरेटिव है, एक दफ़ा भी शहबाज शरीफ की जुबान से सुनाई दिया या हमजा साहब की ये फैसला अली हैदर करे? आज एक छोटा सा हमारा भी सवाल, चलो कमजोर से रिपोर्टरों का जवाब दे दे। दुरुस्त कह रहे हैं आप, दुरुस्त कह रहे हैं। तो फिर अगर घर में ही बयानिया एक नहीं है तो पार्टी का बयानिया एक कैसे होगा? मुझे ये बता दे, कौन से इस्तीफे? फिर आज मरियम साहब को ये पीपल्स पार्टी ने ये तो बिल्कुल ठीक।
भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का मुफस्सिल तज्जिया किया भट्टी साहब ने। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद यही सवालात हुकूमती रुकन से पूछेंगे। हमारे साथ होंगे असद उमर साहब, उनसे जानेंगे कि क्या पीडीएम के इस फैसले के बाद अगर कोई थ्रेट था भी हुकूमत को, कोई थ्रेट लेवल था भी, तो क्या वो कम हुआ है इस वक्फे के बाद। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर असद उमर साहब। असद उमर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक थ्रेट लेवल था कि अगर सारे इस्तीफे इकट्ठे आ गए, जो कि तकरीबन 470 बनते हैं, मैं मजमूई तौर पे बात कर रहा हूं सूबाई और कौमी असम्बली के इस्तीफों की, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। सर, अभी भी एक थ्रेट लेवल तो है। लेट्स से अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती है और बकिया पीडीएम जमातें जो है, जिनमें नून लीग सर फहरिस्त है, अगर वो इस्तीफे दे देते हैं, तब भी तकरीबन 316 सीटें होंगी मजमूई तौर पे जो खाली हो जाएंगी। तो सर, इसको काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रेटजी है आपके पास? सर, ये तो गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी होनी है, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है। अगर कोई मेंबर रिजाइन करके सीट खाली करेगा, इलेक्शन कमीशन ने उसमें इलेक्शन कराना है, फ्रेश इलेक्शन जो है वो वहां पर इलेक्शन किया जाएगा और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ उसके अंदर इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं, मेरा मकसद ये है बड़े पैमाने पे क्या आप इलेक्शन करवा पाएंगे, क्योंकि आपने भी इसी इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया। यही इलेक्शन कमीशन पंजाब की इंतजामिया पर इल्जाम लगा रही है कि वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सके जो हालिया जिमनी हुए थे। ये तो थे 1-2 जिमनी इलेक्शन, इतने बड़े पैमाने पर अगर होते हैं तो क्या पॉसिबल होगा आपके लिए? देखिए, वो बिल्कुल सही है कि इस वक्त तमाम पार्टीज जो हैं तकरीबन उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है कि जिस तरीके से इलेक्शन करवाए सेनेट के अंदर इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने, और ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। और इसमें कोई शक नहीं है इस बात के अंदर कि वो मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं। जो आइन की रिक्वायरमेंट है, आइन के अंदर जैसे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है साफ शफाफ इलेक्शन कराना, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी थी, लेकिन उसके बावजूद वो कोई भी ऐसे इकदाम करने से कासिर रहे जिससे ये शफाफ इलेक्शन कराया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन कमीशन इस वक्त एक आइनी इदारा है और आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर सीट खाली होती है तो उसके अंदर बाय इलेक्शन करवाना होता है। तो चाहे हमें इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पसंद हो या ना पसंद हो, इलेक्शन के अंदर तो फिर भी हमने हिस्सा लेना होगा। अब मुझे पता नहीं कि वो क्या ऐलान करेंगे। जाहिर है कि ये तो कोई मंतक नहीं बनती कि एक दफ़ा एक तरफ सीट से ऐलान इस्तीफा दें और फिर वो दोबारा इलेक्शन के अंदर खड़े हो जाए। तो ये तो वैसे भी निस्बतन कोई बड़ा आसान सा वन साइडेड किस्म का इलेक्शन होगा, तो बहुत इसके अंदर कोई मुश्किल भी नहीं आनी चाहिए। ऐलान तो कर दिया सर, ऐलान तो हो गया। ऐलान यही हुआ कि पीपल्स पार्टी जो है वो शायद अभी उसका हिस्सा ना बने। लेकिन सर, अगेन मेरा आपसे सवाल ये था कि माइनस पीपल्स पार्टी अगर बाकी जमातें इस फैसले पे कायम रहती हैं, चले लॉन्ग मार्च तो नहीं कर रहे, मगर इस्तीफा देते हैं, तो क्या असेंबली का बिजनेस आप लोग अकेले चला पाएंगे? बेहतरीन चलेगी, अभी से बेहतर चलेगी, ज़्यादा कानून साजी होगी, क्योंकि इस वक्त तो ज़्यादातर टाइम जो है उनके गोल गोपाड़े में ही निकलता है। वो पिछले कम से कम 4 महीने से तो हर चीज़ का, चाहे कोई भी टॉपिक हो, उनकी जो तकरीर होती है और सारा उनका जो टाइम लगता है वो इसी बात के ऊपर लगता है कि एनआरओ कब देंगे हमारे लीडरान को। सो वो अगर नहीं भी होंगे तो उससे कोई आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे कोई बंदिश नहीं लगती। अदरवाइज ये दुरुस्त बात है कि जमहूरियत के अंदर एक अपोजिशन का बड़ा किरदार होता है और अपोजिशन को होना चाहिए असेंबली के अंदर हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर नज़र भी रखें, तनकीद भी करें, और ये एक अहम हिस्सा है जमहूरियत का। लेकिन अगर कोई नहीं असेंबली में बैठना चाहता तो उसको सारे निजाम को ब्लैकमेल करने की इजाजत तो नहीं दी। लेकिन सर, एनआरओ चूंकि अभी आपने की है असद उमर साहब, एनआरओ अगर ये मांगते हैं तो आपकी तरफ से भी कहा जाता है ना, बार बार खान साहब कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। सर, आप एनआरओ दे भी कैसे सकते हैं? ये काम या अदालत ने करना है या नैब अगर अपना हाथ हौला रखती है तो उसने करना है। एक काम आप कर नहीं सकते, उसके करने या ना करने का आप दावा क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप ये बात कहते हैं तो लगता यह है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो हो रही है। अच्छा, ये पहले जो है ना हमसे यही सवाल पूछे जाते थे, हम समझाने की कोशिश करते थे तो लोग यकीन नहीं करते थे। ये तो पिछले 4 महीने पहले ये बात तो खत्म हो गई ना, ये तो सवाल ही खत्म हो गया कि आपसे कैसे एनआरओ मांग सकते हैं। वो तो सारे पाकिस्तान के सामने लिखत के अंदर उन्होंने हमसे नैब
लॉ के अंदर 37 चेक में से 34 के अंदर तरामीम जो है उनका मुतालबा कर दिया। तो एनआरओ हमसे ऐसे मांग रहे हैं भाई कि वो कहते हैं कि ये नैब लॉ को में ऐसी तरामीम की जाएं जो बाकायदा कस्टम मेड तरामीम है, जिसमें उनके लीडरान की चोरी जो है वो पकड़ी ना जा सके। सो वो एनआरओ हमसे कोई अब छुप के नहीं मांग रहे पिछले 4 महीने से, वो तो ऐलान लिखत के अंदर हम सबके पास वो रिकॉर्ड मौजूद है कि जो उन्होंने नैब लॉ में तरामीम हमसे डिमांड की थी। और यही वो वक्त है कि जिसके बाद से बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया, वरना उससे पहले हमने मिलकर कानून साजी भी की हुई है इसी असेंबली के अंदर, इसी ऑपोजिशन के साथ मिलकर कानून बनाए हुए हैं। लेकिन ये दिसंबर के शुरू में जब फैटफ के कवानीन आ रहे थे और वो समझे ये कि वो ब्लैकमेल कर सकते हैं हुकूमत को, हुकूमत डर के कि ये फैटफ कानून अगर पास नहीं हुआ तो पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में चला जाएगा, उसकी जो पहली मीटिंग हुई थी उसके अंदर उनके अल्फाज जबरदस्त थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जी देखें ये तो एक कौमी मामला है फैटफ का, इसका तो सियासत से ताल्लुक नहीं है, इसको तो आप सियासत से ना जोड़ें। उन्होंने कहा कि ये जो है ये नेशनल मामला है, ये कौमी मामला है जो इसका फैटफ का है। नैब लॉ जो है वो इंटरनेशनल मामला है, सबसे पहले आप उससे डील करेंगे फिर हम किसी और चीज की बात करेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा सर ये बताइए, दोबारा मैं उस पर आता हूं, आपकी तरफ से भी ईसीपी को जो तहफ्फुज़ात हैं वैसे ही तहफ्फुज़ात ईसीपी को आपसे हैं। दोबारा मैं उस बात पे आ रहा हूं कि हमारा मौजू ये है, इलेक्शन कमीशन क्या ऐसे मौके पे इंतखाबात करा सकता है कि जब एक बहुत बड़ी जमात जो कि हुकूमती जमात है वो उस पर अदम एतमाद का इज़हार कर चुकी है। लेकिन सर इलेक्शन कमीशन के तहफ्फुज़ात भी बड़े मानी खेज तहफ्फुज़ात हैं कि पंजाब की इंतज़ामिया को वो मदद करने का कह रहे थे, वो बात नहीं सुन रहे थे, और बड़ी बड़ी हैवी किस्म की चार्जशीट है जो आप पे लगी हुई है। ऐसे माहौल में और अपोजिशन को साथ लेकर चलने की रिवायत आपकी है नहीं, आप यानी हुकूमत की, इमरान खान साहब की, तो ऐसे मौके पे पीडीएम अगर कुछ ऐसा वैसा करती है तो आपको लगता है संभाला जाएगा आपसे? देखें, पहली बात तो ये कि मेरा उसके ज़ाती नुक्ता नज़र जो कुछ भी हो, उनके पास एक आईनी इख्तियार हासिल था जो उन्होंने इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल के अंदर वो एक फेयर और बैलेंस तरीके से उन्होंने इख्तियार वो नहीं किया। मुद्दई जो था वो ये वहाँ पे मुद्दा लेके ये गए थे जो अपोजिशन वाले हैं, पीडीएम वाले, उन्होंने कहा था कि 20 या 23 पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा इलेक्शन करा लें, और इलेक्शन कमीशन ने पूरे का पूरा इलेक्शन ही उड़ा के रख दिया। सो मेरे ख्याल में तो वहां पे कोई बहुत जायज नहीं हुआ, लेकिन उनके पास आईनी इख्तियार था, हमने उस फैसले को तस्लीम किया। जो अफसर हटाना चाहते थे उन्होंने अफसर हटाए। ये आप इस हुकूमत को देखें कि ये पाकिस्तान में पहले अगर कोई तारीख में कोई करने की कोशिश करता है। हाईकमेंट जो एक और हुई है आज के पीडीएम के इजलास में कि जरदारी साहब ने डिमांड कर दी है नवाज शरीफ साहब से कि वो वापस आए। क्या लगता है आपको पीडीएम का मुस्तकबिल किस तरह देख रहे हैं अब आप? ये होगा तो इंशाल्लाह नहीं, लेकिन नवाज शरीफ की ख्वाहिश है ये, उनकी सारी स्ट्रैटेजी जो है बिल्कुल बड़ी वाज़ेह, ये स्ट्रैटेजी उनकी जो है ना वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रही है। वो स्ट्रैटेजी क्या है? वो बड़ी वाज़ेह स्ट्रैटेजी है। नवाज शरीफ है सिस्टम से बाहर, उनको सूट नहीं करता कि ये सिस्टम चले। जब तक ये सिस्टम चलेगा नवाज शरीफ इस सिस्टम से बाहर हैं। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात नवाज शरीफ के लिए ये नहीं है कि इमरान खान सिस्टम के अंदर हैं, उनको इससे ज्यादा खतरनाक बात खतरा इस बात से आ रहा है कि शहबाज शरीफ का खानदान इस वक्त सिस्टम का हिस्सा है, जबकि वो खुद जो है वो सिस्टम से बाहर हो चुके हैं। इसलिए वो ये चाहते हैं कि ये जो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस वक्त एक गैर मुल्क के अंदर बैठकर वहां से इदारों पे हमले कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप का नाम लेके उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, वो उकसा रहे हैं पाकिस्तान में लोगों को बगावत के लिए, और ये ऐलानिया कर रहे हैं। वो ऐलानिया कह रहे हैं कि आप उठ खड़े हो लोग, चेक वगैरह बने में खुद लंदन की ठंडी ठंडी हवाएं खा रहे हैं। सो वो वहां से बैठ के वो तो यही चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि जाहिर है कि ना पाकिस्तान के अवाम के ये इंटरेस्ट के अंदर है, ना ये पीपल्स पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर है, ना ये मुस्लिम लीग नून के बाकी तमाम लोग जो सिस्टम का हिस्सा है, ना ये उनके इंटरेस्ट के अंदर है। इसलिए कोशिश वो यही कर रहे हैं, लेकिन कामयाब इसमें नहीं होने वाले। असद उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, सिंध हुकूमत की कर क्या रही है, सिंध हुक्मरानों के साथ करना चाहती क्या है। पूरा सूबा एक अलमिया बना हुआ है और सिंध के 4 करोड़ 70 लाख शहरी इस अलमिया की जिंदा तस्वीर बन चुके हैं। और पीपल्स पार्टी के 13 साल सिंध वासियों के लिए एक डरावना ख्वाब बनते जा रहे हैं। इस हुकूमत का हर दिन सिंध के आम लोगों के लिए मुश्किलात, परेशानियां, अजियतें और दुख का बायस बन रहा है।
हत्ता के गरीबों के लिए मौत तक मुश्किल हो चुकी है। इसी सिंध से एक बार फिर एक अलमनाक खबर आई है। दिल को दुखी कर देने वाला वाकया सामने आया। आज सिंध हुकूमत की बेहिसी की वजह से एक मासूम की मौत हुई। घोटकी की तहसील खानपुर में नहर में गिरने वाला एक बच्चा मर रहा था, लेकिन अस्पताल ने इसे एम्बुलेंस तक देना गवारा नहीं किया, क्योंकि यह बच्चा एक गरीब का बच्चा था। बाप ने अपने मरते हुए बच्चे को रेडी लाद कर अस्पताल की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर इसे बताया गया कि ताखीर से पहुंचने की वजह से बच्चे की मौत हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक गरीब का बच्चा था, किसी वजीर या मुशीर का नहीं, इसीलिए इसके मरने के बाद भी इसे सरकारी एम्बुलेंस का हकदार नहीं समझा गया और मजबूर और धुतकारते हुए बाप को अपने जिगर के टुकड़े की लाश को रेहड़ी पर लग कर ले जाना पड़ा। हुकूमती बेहसी और तिब्बी सहूलियात की अब तरीका ये कोई पहला वाकया नहीं है। माजी में भी सिंध में एम्बुलेंस न मिलने की वजह से कई अफसोसनाक वाकयात सामने आ चुके हैं। पिछले साल ही शिकारपुर में एक गरीब मजदूर की मौत हुई तो सरकारी अस्पताल में इसके लिए एम्बुलेंस भी दस्तयाब नहीं थी, जिसके बाद इसे गधा गाड़ी पर ले जाया गया। ऐसे एक नहीं नाज़रीन, बल्कि कई और वाकयात हो चुके हैं। साल जून में भी एक खबर सामने आई थी, 7 मासूमों की मौत की खबर, जिसके मुताबिक सिंध के इलाके ठट्ठा में 7 मासूम बच्चे दरियाए सिंध में डूबने से मर गए, लेकिन यह खबर दुरुस्त नहीं थी। दुरुस्त खबर यह है कि मौत की वजह डूबना नहीं, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी थी, क्योंकि जब डूबने वाले बच्चों को अस्पताल लेकर जाया गया तो कोई अस्पताल में डॉक्टर नहीं था, कोई मौजूद नहीं था, कोई तिब्बी सहूलियात देने वाला नहीं था, और जो 2 बच्चे जिनकी सांसें चल रही थी, डॉक्टर और सहूलियात ना होने की वजह से वो भी दम तोड़ गए। वीडियो में बच्चों के अस्पताल लाने के मनाजिर भी देखे जा सकते थे। जुल्म सिर्फ यहां तक नहीं रुका। जब दुखी वालदैन ने अपने जिगर के टुकड़ों को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की दरख्वास्त की तो कहा गया कि पेट्रोल नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस नहीं मिल सकती, जिसके बाद इन्हें एक मिनी ट्रक पर अपने फूल जैसे नरम नाजुक बच्चों की लाशों को ले जाना। क्या ये होती है रियासत? कसूर अस्पताल इंतजामिया का नहीं, बल्कि सिस्टम और इस हुकूमत का है जो गरीब आवाम को सहूलत देने के लिए तैयार नहीं। अस्पतालों की बेहसी के सिर्फ ये वाकयात ही नहीं है। जिला कश्मीर के इलाके तंगवानी में अस्पताल में डॉक्टर ना होने की वजह से एक खातून ने अस्पताल के बाहर कूड़े के ढेर पर ही बच्चे को जन्म दिया था। इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि डॉक्टर ना होने की वजह से ही यह बच्चा कुछ देर बाद फौत हो गया था। 2019 में शहदादपुर के शहर कंबर में भी अस्पताल में लेडी डॉक्टर ना होने की वजह से खातून ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया था। हिंद हुकूमत की कारकर्दगी ने कुत्तों को खुली छूट दे रखी है और इस पर जुल्म यह है कि शहरियों को कुत्ते काटे की वैक्सीन के लिए भी ख्वार होना पड़ता है। गुज़िश्ता बरस सिंध में कुत्ते के काटने के 2,35,000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए और वैक्सीन ना मिलने की वजह से 25 मुतासरीन की जिंदगी का भी खात्मा हुआ और अमवात की यह तादाद मुसलसल बढ़ रही है। गुज़िश्ता बरस मई में लाड़काना में भी 9 साला बच्चे को पागल कुत्ते ने काटा और बर वक्त वैक्सीन ना लगाने की वजह से निशान ने तड़प कर जान दे दी। जनवरी 2020 में भी वैक्सीन ना मिलने की वजह से कराची के जना अस्पताल में शिकारपुर के 20 साला नौजवान ने जान दे दी थी। इस नौजवान को भी 3 माह पहले पागल कुत्ते ने काटा था, लेकिन उसको वक्त पर वैक्सीन नहीं लग सकी थी। इसी तरह से नाजरीन 2019 में शिकारपुर में ही एक 10 साला बच्चे ने भी अपनी मां की गोद में जान दी थी और उसके वालिदैन वैक्सीन के लिए अस्पतालों के चक्कर काटते थक चुके थे, लेकिन किसी भी अस्पताल में वैक्सीन दस्तयाब नहीं थी। चंद माह पहले नवंबर में भी टंडुवाला यार में मेहनत कश के 12 साला बच्चे को पागल कुत्ते ने काटा। वालिदैन अपने जख्मी जिगर के टुकड़े को लिए मारे फिरते रहे, वैक्सीन नहीं मिली, लेकिन मकामी अस्पताल में वैक्सीन दस्तयाब ना होने की वजह से बच्चा दम तोड़ गया। एक तरफ सिंध में तिब्बी सहूलियात की अबतर सूरत हाल है और दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पूरे मुल्क में सिंध की मिसालें देते फिर रहे हैं। खैर, इसके लिए भी बड़ा हौसला होता है। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब से पूछेंगे कि जो 13 साल इन्होंने हुकूमत की है, क्या क्या तोहफे दिए हैं इन्होंने सिंध को। इस वक्फे के बाद सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया सिंध से। बहुत बहुत शुक्रिया तालपुर साहब आपका। तालपुर साहब, अजीब नहीं लगता आपको, कभी खुद से आपने इस पर बैठकर गौर नहीं किया कि 13 साल से एक सूबे पर आप हुक्मरानी कर रहे हैं और वहां पे बच्चे सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि या कभी डॉक्टर नहीं होता, कभी तिब्बी अमला नहीं होता और अक्सर औकात एम्बुलेंस नहीं होती और अक्सर भी ज्यादा कुत्ता काटने की वैक्सीन नहीं होती है। सर, ये 13 साल में, मैं बड़ी बातों की बात नहीं कर रहा, मैं किसी मेगा प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा सर, 13 साल में आप सिंध को एम्बुलेंस नहीं दे पाए, अजीब नहीं लगता? दिल दुखाता हुआ इंसिडेंट हुआ
जिसकी हमने सारी इंफॉर्मेशन ली थी, जो बच्चा था मोहम्मद अमीन वल्द लुत्फ, उनका जो डेथ हुई थी वाइल ड्राउनिंग के थ्रू हुई थी। ये डूबे थे कहीं पर, और उसके बाद उनको बजाय इसके कि सरकारी अस्पताल लेके जाते, वो खुद ही उनको लेके गए थे किसी प्राइवेट अस्पताल में खानपुर के अंदर, खानपुर मेहर में। वहाँ के एमएस ने पूरी रिपोर्ट वगैरह निकाली थी। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, एम्बुलेंसेज हैं इस्तेमाल करने के लिए, उनको मिलनी चाहिए थी, पर वो गए भी खुद उनको लेके एक रिक्शे के अंदर, और वहां से जब उनकी बॉडी डेड प्रोनाउंस की गई तो वहां से भी वापस रिक्शे में लेके गए। इस पे हमने इंक्वायरी कमेटी बिठाई हुई है जिसने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट कराई है, पर अभी तक उस पे हमने दूसरी पार्टी से वेरीफाई नहीं कराया। और अगर किसी तरह हमारा राब्ता हो सके उन लोगों से जो अफेक्टेड हैं तो हमेशा ज्यादा बेहतरी होगी। सर, ये राब्ता आपने करना है ना, आप गवर्नमेंट है, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज टू कांटेक्ट देम। अब ऐसा तो नहीं कि मतलब आपके इलाके में इतना बड़ा काम हुआ है, इतनी बड़ा वाकया हुआ है और आप राब्ता नहीं अब तक आ सके उनसे। एक बात। दूसरी मुझे बताएं, ये गए भी सर रिक्शे पे थे, आए भी रिक्शे पे हैं, इनको कम से कम जो उसकी लाश थी, मैयत थी बच्चे की, कम से कम उसको तो एम्बुलेंस मिल सकती थी। आप 13 सालों से इस सूबे में हुक्मरानी कर रहे हैं, आप एम्बुलेंस नहीं दे सके, बड़ी चीजों को तो छोड़ दें, आप एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं कर सके सर। कराची में, हैदराबाद में, बड़े शहरों में तो हमारे पास ये सर्विसेज हैं। कहीं कहीं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास ये सर्विस नहीं है। वहाँ पे आपको पुलिस लाइन पर उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है ताकि वो आपको एम्बुलेंस भिजवा के दें, या फिर पुलिस का कोई मसला हो तो वहाँ से अरेंज करके दें। हम अभी कर रहे हैं इसी पर काम। हम ये नेटवर्क जो है सारे सिंध में लेके जा रहे हैं। आई एम श्योर बाय कमिंग जुलाई हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में वही कॉल नंबर होगा जो कराची, हैदराबाद, सखर में है। बाकी सारे शहरों में भी वही सेम हम उसको कंटिन्यू करके आगे लेके जा रहे हैं। तालपुर साहब देखें, यही अल्फाज 13 साल के बाद भी सिंध के लोगों को यही अल्फाज सुनने को मिल रहे हैं कि जी कर रहे हैं, देख रहे हैं। सर, कितना वक्त चाहिए आपको? और मैं कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं एम्बुलेंस की बात कर रहा हूं सर। छोटी सी चीज है, कम से कम ये तो आप सिंध के लोगों को दे सकते थे। अली भाई, एक तो आपको मानना पड़ेगा कि जो सर्विसेज सिंध का हेड डिपार्टमेंट दे रहा है वो कहीं भी नहीं मिल रही हैं। चाहे पीटीआई के सीनियर अरकान हो, एमएनएस हो, चीफ विप हो, लोगों ने आके विजिट करके तारीफ की है सिंध की। और कराची में, थरपारकर में हमारे पास जो चीजें हैं वो और कहीं भी इस तरह से सप्लाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से आज आपके क्रॉस द बॉर्डर सिंध से बाहर के लोग आके इलाज करवा रहे हैं। कराची में, गम्बट इंस्टीट्यूट में, NICVDH में, हर जगह पर हम एक्सेल कर रहे हैं। आपका एम्बुलेंस का बिल्कुल एक मसला है। टू बी एग्जैक्ट, हमारे पास यहाँ पर सिंध में 717 एम्बुलेंसेज हैं, जिसमें से 535 एम्बुलेंसेज अभी वर्किंग हैं, और पीरियोडिकली कुछ एम्बुलेंसेज बनती रहती हैं, खराब होती रहती हैं। इश्यू असल में हमारे साथ ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था ऑन द बैन ऑफ द परचेज ऑफ व्हीकल्स। अब वो व्हीकल्स के घुमरे में एम्बुलेंसेज भी आ गई। हमने पहले जो है लास्ट फेज में बहुत ज्यादा एम्बुलेंस खराब थी, हमने उन सबको रिपेयर कराया। आज सिंध काबीना का इजलास था जिसमें कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। हमने कह दिया है कि अब जितनी भी व्हीकल्स आपको चाहिए, एम्बुलेंसेज पूरे सिंध में जो इनकी अच्छा, ये वैसे अजीब बात है, आप इस पे दलीलें दे लें, लेकिन अगेन सर, ये तमाम चीजें इनको 13 साल नहीं लगने चाहिए थे। इन फैसलों को जो कि आज हो रहे हैं, ये आप इससे आगे की सोच रहे होते। अभी क्या हो रहा है हमारे यहाँ तालपुर साहब कि हम देखेंगे, ये हम करेंगे। अगर मैंने जैसे कि आगाज में कहा था, अगर आप चंद मुखय्यर हजरात से भी सिंध के बल्कि पूरे पाकिस्तान से भी कह देना कि हमें एम्बुलेंसेस चाहिए, आपको अतियात में इससे कई 4 गुना ज्यादा एम्बुलेंसेस जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अगेन बात है, अगर विल है तो बहुत कुछ हो सकता है। तालपुर साहब, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ, चाहते दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।